चलिए बेटा देखिए, हम लोग कल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, उसी के आगे आप लोग टॉपिक डालो, लिखो लिखो एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस। ध्यान दो, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस। ठीक है, देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं चीजों को। देखिए, जैसे मान लो बेंजीन के ऊपर OH लगा है, इसे क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है? ये फिनॉल है। सही है, सुनिए बेटा, और बेंजीन के ऊपर COOH लगा है, ये क्या है? बेंजोइक एसिड। तो अगर OH लगा है फिनॉल, है ना, अगर इसमें हम लोगों ने मान लो HNO3 डाला, नाइट्रिक एसिड डाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ध्यान दीजिएगा, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, इसको ऐसे लिखते हैं HONO2। HNO3 का मतलब क्या हो गया? HONO। और इसमें भी अगर मान लो हमने नाइट्रिक एसिड डाला और इसको हमने लिखा HONO। सही, तो होता क्या है पानी जी, देखिएगा, फेनॉल के साथ जब ये रिएक्शन करेगा बेटा, देखिएगा, तो ये वाला H और ये OH क्या बना देगा? H2O, और इस H की जगह कौन लग जाएगा? NO2 लग जाएगा। और एक बार ये वाला H और OH H2O बनाएगा, और इस H की जगह भी क्या लग जाएगा? मतलब दो प्रोडक्ट बनेंगे। सुन लो क्या कहना चाह रहे हैं। और इसे कौन सी पोजीशन कहते हैं? देखिए, ऑर्थो पोजीशन। इधर देखिए, ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो पोजीशन। और ये कौन सी पोजीशन है? पैरा। तो ऑर्थो वाला H भी OH के साथ पानी बनाएगा और NO2 जाके ऑर्थो पे लगेगा, और एक बार OH और OH ये वाला पानी बनाएगा और NO2 यहाँ जाके लगेगा। मतलब एक बार प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक बार प्रोडक्ट बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। सुन लो मेरी बात। लेकिन जब बेंजोइक एसिड में HNO3 डाला गया, तो मेटा पोजीशन का H और ये वाला OH क्या बनाएगा? H2O बनाएगा, और इस H की जगह क्या लग जाएगा? NO2 लगेगा। अब सही से समझना हमने क्या कहा। ये बन गया M नाइट्रो अनुश्री बेंजोइक एसिड। सही है। अब यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे क्यों बना, और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे क्यों रिएक्शन हुई है? पहली बात तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि नहीं, पहले तो ये समझो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब, देखो, OH के ऊपर क्या चार्ज होता है? N। OH पे क्या चार्ज होता है? NO2 पे क्या होगा? तो इस इलेक्ट्रोफाइल ने, अनमोल, इस H+ को रिमूव किया, तो एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटा के उसकी जगह ले ली। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है ही है। मैकेनिज्म बता दें, इस वाले का बता देते हैं, बाकी दोनों का सेम ही है। तो आप पहले ये दोनों लिखिए, है ना। देखो, यहाँ पे दो चीजें समझनी है। पहली चीज कि फेनॉल के साथ रिएक्शन में ऑर्थो और पैरा पे चीजें क्यों बनी, और बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन में मेटा पे क्यों हुई है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उससे पहले, इसका पहले आप क्या बता दें, मैकेनिज्म बता देते हैं, फिर बताते हैं क्यों बन रही चीज। देखो, इस वाले का मैकेनिज्म बता रहे हैं। सबसे
सबसे पहले तो बेटा HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3, तो हम HNO3 को अब इसको देखना ऐसे लिख दें HONO2, सही है। अब अपने मन से थोड़ी इसमें प्लस इसमें माइनस आ जाएगा, माने नहीं, कहीं ना कहीं से तो यहाँ प्लस माइनस लाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला स्टेप है प्रोटोनेशन, इसमें क्या ऐड किया जाएगा, H+। H+ मतलब ये पहला स्टेप लिख लेना चाहो, प्रोटोनेशन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, ये H+ इस पे अटैक किया गया। अब आपको पता है कि O के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर, तो ये पॉजिटिव जो है वो कहाँ जाके अटैक करेगा, O के लोन पेयर पे, ये बनेगा HO, O के ऊपर क्या आ गया, H, आगे NO2, ठीक है, HOH, ये प्लस इधर देखिए, ये प्लस कहाँ जाएगा, O के ऊपर, प्लस O के ऊपर क्यों आया, पहले समझ लो, क्योंकि O के 3 बॉन्ड हो गए, देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो ये अनस्टेबल हो गया, बात समझ आ रही है। इसके बाद क्या होगा, ये 3 में से कोई एक बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा ना, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, जिससे HOH मिलकर क्या बना देगा, और ये NO2 अलग हो जाएगा, और NO2 पे क्या चार्ज आ जाएगा, NO2 एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया, आ रहा है समझ में। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये OH और इलेक्ट्रोफाइल ने इस पे अटैक किया, कहां कहां अटैक करेगा इधर देखना, कहां कहां अटैक करेगा, ऑर्थो पे अटैक करेगा, और एक बार कहां अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा। और क्यों करेगा वही अगला टॉपिक आपको समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या छुपा होता है, H, हम एक वाला बता रहे हैं, केवल एक बता रहे हैं, ये OH हो गया, यहाँ पे छुपा होता है H, और इस यहाँ पे आ क्या गया, NO2। अब NO2 पे क्या चार्ज था, प्लस, टेंशन, ये प्लस कहीं तो गया, किस पे गया, कार्बन पे प्लस गया। अब ये वाले प्लस की वजह से H पे रिपल्शन हुआ, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड क्या कर गया, टूट गया, और बन गया बेंजीन के ऊपर OH, और यहाँ पे क्या चार्ज, यहाँ NO2 आ गया, और H+ अलग हो गया, मतलब H+ अलग जो आपने दिया था वही एट द एंड निकल गया। नहीं समझ में आया, पक्का समझ गए। ऑर्थो पे भी जाएगा और पैरा पे भी जाएगा, हमने ऑर्थो वाला बताया है, आपकी मर्जी तो देखिए। बेटा इधर ध्यान दो, अब मेन चीज क्या है, इधर देखिएगा, क्यों OH में ऑर्थो पैरा पे पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक हुआ, क्यों बेंजोइक में जो है मेटापेयर हुआ, इसको समझने की क्वेश्चन लिखते हैं। Why is OH group ortho para directing? Why is OH group ortho and para directing? Why is OH group ortho and para directing? देखो भैया सब OH सही है, नहीं समझ लो, लिखो बाद में, पहले समझो। ये फिनॉल है ना, O के ऊपर क्या पाए जाते हैं, लोन पेयर, है ना, लोन पेयर, ये लोन पेयर रेजोनेट करके यहाँ क्या बनाना चाहेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और O के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, ये डबल जब यहाँ बनेगा तो इस डबल को क्या करेगा, जिससे बॉन्ड टूट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर या माइनस जो भी कह लीजिए आप, सही है। मतलब क्या शुरू हो गया, रेजोनेंस, फिर ये लोन पेयर रेजोनेट करके यहाँ क्या बनाएगा, फिर ये डबल डबल, ये बॉन्ड टूट के यहाँ क्या आ गया, फिर से लोन पेयर रेजोनेट करके यहाँ क्या बनाएगा, डबल, ये डबल डबल रिपल करेगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ क्या आ जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर,
अब ध्यान दे, फिर से ये यहाँ आ जाएगा तो रेजोनेंस हो गया, ओवरऑल यहाँ क्या हो गया, रेजोनेंस, जिसकी वजह से फिनॉल स्टेबलाइज होता है। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है कि ये ऑर्थो पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है और ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आने का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ गई। तो अगर एक इलेक्ट्रोफाइल दैट इज NO2+ या Cl+ या SO3H+, मतलब जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, जितने प्लस चार्ज होंगे, वो कहाँ अटैक करेंगे, ऑर्थो पे अटैक, पैरा पे अटैक करेंगे, और कहाँ अटैक करेंगे, ऑर्थो पे। इसीलिए जो फेनॉल था यानी कि OH ग्रुप था, वो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा था। नहीं आया समझ में? किस वजह से? रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, जिससे उस जगह पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना आसान है। इसीलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। मतलब जितने भी होंगे जिनमें लोन पेयर होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ऐसा करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेंजीन पर NH2 लगा है मान लो, तो N पे क्या है, लोन पेयर, क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, हाँ रेजोनेंस। इसी रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, और एक तो ये हो गया। और बताओ, बेंजीन के ऊपर Cl लगा है, Cl पे क्या होते हैं, लोन पेयर। फिर ये लोन पेयर रेजोनेट करके ऑर्थो और पैरा की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को, फिर से अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो कहाँ होगी, ऑर्थो और पैरा पे। फिर इसी बात पे एक और ले लो, बेंजीन के ऊपर OCH3, O पे क्या होता है, लोन पेयर, फिर से रेजोनेंस करेगा, ऑर्थो पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा। बात समझ आ रही है? तो ये सारे के सारे ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन से ग्रुप, मतलब जिन भी ग्रुप्स की वजह से बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा, जिस वजह से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक करता है, उन सभी ग्रुप्स को कौन सा ग्रुप कहा जाता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। समझ में आया? तो ये सारे कौन से ग्रुप हैं, ये सारे कौन से ग्रुप हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। लिख लो इनको एक साथ ऐसे करके, एक्टिवेटिंग ग्रुप में लिख लेना। तो बेटा ये लिख लेना है कि फिनॉल, एनिलीन, क्लोरोबेंजीन, मेथॉक्सीबेंजीन आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। मतलब इनमें रिएक्शन जब भी होगी ऑर्थो और पैरा पे ही होगी इलेक्ट्रोफिलिक वाली। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। चलो एक और समझो, आई इसका नाम बताइए, बेंजीन के ऊपर CH3, टोल्यूइन। क्या इधर बेटा सब लोग, क्या कार्बन के ऊपर लोन पेयर है, कार्बन पे कहाँ लोन पेयर नहीं है, मतलब रेजोनेंस तो नहीं कर पाएगा, क्या कुछ और कर पाएगा। ये देखो बगल में H, ऊपर H, बगल में H, क्या कर पाएगा, हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन से ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस शुरू हो जाएगा। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस शुरू होने की वजह से सिमिलरली किस जगह की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ऑर्थो और पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और टोल्यूइन भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही होगा, मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। नहीं समझ पाए? लेकिन ये इस बार किस वजह से होगा, हाइपर कंजुगेशन की वजह से। समझ गए? तो उसी सूची में ये भी शामिल कर दो लिस्ट में कि ये
ये मतलब हेलोजन कोई भी ले लो, ये सही है। ये सारे के सारे कौन से ग्रुप हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स या इन्हीं को क्या कह सकते हो? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। आया समझ में? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये हाइपरकंजुगेशन, ये सब रेजोनेंस की वजह से और ये हाइपरकंजुगेशन की वजह से, नो बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, एक एक्सेप्शन भी है, NH2 एनिलीन। ये फिनॉल, एनिलीन, क्लोरोबेंजीन, टोल्यूइन। अब ये देखो, ये एक्सेप्शन है। बेंजीन के ऊपर NO2, N के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर। सुन रहे हो भैया? मतलब ये क्या करना चाहिए? रेजोनेंस। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है मेटा डायरेक्टिंग। ये हो गया एक्सेप्शन। देखते हैं नाइट्रोबेंजीन। समझ गए? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो रिंग को एक्टिवेट करके रेजोनेंस करा के या हाइपर कंजुगेशन करा के ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। ये सब एक्टिवेटिंग है एक्सेप्ट दिस। अब लिखो बेटा अगला। अब हमने आपको बताया था बेंजोइक एसिड मेटा पे रिएक्शन दे रहा था। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए, ये बेंजोइक एसिड COOH कौन सा डायरेक्टिंग है? मेटा डायरेक्टिंग। क्यों? ना तो लोन पेयर है कार्बन पे, ना ही हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, ना रेजोनेंस हो रहा है, ना क्या हो रहा है? हाइपर कंजुगेशन। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहां पे अटैक करेगा? मेटा पे ही करा देंगे। ठीक है, ये हो गया मेटा डायरेक्टिंग। फिर अपना ये बेंजीन के ऊपर CHO, ये भी मेटा डायरेक्टिंग। सही है, यशस्वी समझ में आ रहा है बेटा? पक्का? इसी प्रकार से अपना ये और बोलो NO2 मेटा डायरेक्टिंग, एक्सेप्शन था इसका। तो ये ग्रुप जो है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेटा पे होगा इनके। और तो फिर हाँ, SO2 भी मेटा डायरेक्टिंग, वो SO3H होता है एक्चुअली। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये सब कौन से डायरेक्टिंग है? सब मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, चलो देखो उधर, बताओ भैया इधर देखना। ये अगर मान लीजिए इसमें H2SO4 डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, क्या बनेगा? पहले तो आपको बता दें H2SO4 का मतलब इसको हम लोग ऐसे तोड़ेंगे HOSO3H, जैसे HNO3 को HONO2 लिख रहे थे वैसे ही। तो यहाँ पे क्या छुपा होता है? H, और ये OH क्या बना देगा? और SO3H जाके यहाँ लग जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। सही है। अब अगर तिवारी जी बेंजीन सल्फोनिक एसिड में अगर क्लोरीन ऐड करें FeCl3 की प्रेजेंस में, अरे हर्ष भैया क्या बनेगा?
देखिए मेटा का H और ये वाला Cl क्या बना देगा, और मेटा पोजीशन पे जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, SO3H और यहाँ जाके Cl लगेगा। समझ गया ना मेटा पे क्यों लगा, डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग होता तो दो प्रोडक्ट बनते हैं ऑर्थो और पैरा। अब क्लियर हो गया। एक सवाल और पूछ ले खटाक से, है ना? मेथॉक्सीबेंजीन, ठीक है, अभी सुन, में CH3COCl डाला गया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर होती है तो कहाँ होगी, ऑर्थो और पैरा पे। अब बेटा ऐसे से देख लीजिए, इसमें बताओ, इसमें बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Cl के ऊपर तो माइनस होता है। देखो समझो, AlCl3 के बारे में मैंने कल ये होमवर्क कर दिया था, ये लुईस एसिड है, AlCl3 Cl को खींच के AlCl4 माइनस बना देगा और COCH3 के ऊपर यहाँ प्लस आ जाएगा, तो COCH3 इज इलेक्ट्रोफाइल। एक बार COCH3 यहाँ जाएगा, एक बार COCH3 यहाँ प्रोडक्ट बनाएगा और एक बार कहाँ बनाएगा, पैरा पे प्रोडक्ट बनाएगा COCH3। नहीं समझ में आया? और यहाँ का HCl और यहाँ का HCl क्या करेगा, बोलो आया समझ में? ये देखिए, ये अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया। कितने प्रकार के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताइए, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, तीनों को डिटेल में समझाया। कोई समस्या? चलो आगे लिखो, एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। आओ भैया देखो एडिशन रिएक्शन, नाम से समझ में आ रहा होगा, एडिशन रिएक्शन मतलब ऐड हो जाने वाली रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें चीजें क्या हो जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल है इथीन, नजरे बोर्ड पे, इथीन से बनाना है क्लोरोइथेन, ठीक है, इथीन से क्लोरोइथेन। देखो पारे जी बेटा, पारे जी इथीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबको पता है, H दो कार्बन, ईन मतलब डबल बॉन्ड, क्लोरोइथेन मतलब CH3 CH2 Cl, क्लोरोइथेन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, HCl ऐड कर देंगे, सही है बेटा। ये वाला H इस पे जाएगा और ये वाला Cl इस पे आ जाएगा, लेकिन इससे पहले बहुत नाटक होंगे। क्या नाटक होंगे समझो, इसके पीछे का खेला क्या है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, सही है। तो सबसे पहले तो इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस अटैकिंग रिएजेंट, ये कौन सा बॉन्ड होता है नीचे वाला, सिग्मा, ऊपर वाला पाई। आपको पता है कि पाई बॉन्ड जो है टूटेगा इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहता है कि ये पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन की तरफ टूट जाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन में क्या चार्ज आएगा, माइनस, तो वो अपोजिट तरफ क्या आएगा, और या फिर ये इधर टूटता तो इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, प्लस वाला कहाँ अटैक करेगा, माइनस में, तो CH2 और H क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, नहीं समझ पाया, ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब इसमें Cl माइनस आके जुड़ गया CH3 CH2 Cl, आगे समझ में, तो सिंपल है। अभी इसको पढ़ेंगे, ये भी हो गया है ना। या फिर मान लीजिए ऐसा कुछ हो, इथीन से बनाना है 1,2 डाइक्लोरोइथेन,
तो इथीन का मतलब हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 1,2 डाइक्लोरोइथेन, H मतलब कितने कार्बन 2, इन मतलब सिंगल बॉन्ड 1,2 डाइक्लोरोइथेन हो गया है। क्या डालेंगे? Cl2 ऐड कर दीजिए, है ना, CCl4 की प्रेजेंस में एक Cl इस पे गया, एक Cl इस पे गया, CH2Cl CH2Cl बन गया। तो दोनों ही रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है। आगे समझ में? सीधे इसके टाइप्स पढ़ते हैं ये लिखने के बाद। लिखो चलो देखो, टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस, ठीक, लिखिए। पहली है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। आओ ध्यान दो जरा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में सबसे पहले इसमें आप लोग इसके अंदर लिखिए ये मार्कोवनिकोव्स रूल। रिएक्शन बताते हैं मार्कोवनिकोव्स रूल, ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या है भैया मार्कोवनिकोव्स रूल? ये अभी डेफिनेशन लिखवा देंगे, पहले समझ लो एक बार, है ना, जगह छोड़ देना, फिर उसके बाद रिएक्शन लिखना है। जैसे मान लीजिए है प्रोपीन, बेटा प्रोपीन, प्रोपीन क्या होता है? C डबल बॉन्ड CH2 CH और ये क्या हो गया? प्रोपीन हो गया, सही है। अगर प्रोपीन में हम लोगों ने HBr डाला तो एडिशन रिएक्शन होगी, मतलब ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा। सुन रहे हो भैया, ये वाला पाई बॉन्ड किधर किधर टूट सकता है? इधर भी टूट सकता है, इधर भी टूट सकता है। मान लो पाई बॉन्ड इधर की तरफ टूटा तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? यहाँ क्या आएगा? माइनस वाला प्लस पे जाएगा, प्लस वाला माइनस पे जाएगा। समझ गए? एडिशन रिएक्शन हो गई, सही है। तो मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, मतलब Br के ऊपर नेगेटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव, और H के ऊपर पार्शियल क्या होता है? क्यों होता है, समझ रहे हो? अरे HBr इज पोलर कोवेलेंट इन नेचर, ब्रोमीन स्लाइटली नेगेटिव होता है, पोलर कोवेलेंट नेचर है ना। तो मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से negative part of the attacking reagent goes to that carbon which contains lesser number of hydrogen in it. नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसमें हाइड्रोजन क्या है? कम। इन दोनों में किसमें कम हाइड्रोजन है? इसीलिए नेगेटिव इसमें जाएगा और पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा? तो बनेगा CH3 CHBr CH3। तो प्रोपीन में HBr डालने से बना 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो बात समझ आई? लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? सब लोग बोर्ड पे देखो, अभी पहले डेफिनेशन लिखो फिर मैकेनिज्म बता। देखो समझे बेटा, ये रूल सिर्फ और सिर्फ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए ही काम आएगा विशुद्ध भैया। मतलब हमने कहा विशुद्ध भैया CH2 डबल बॉन्ड CH2 में अगर आपने HBr डाला तो भाई ये चाहे यहाँ जाए चाहे ये यहाँ जाए, बात तो वही ब्रोमो इथेन ही बनेगा। तो ये वाला रूल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम आएगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए, सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए नहीं काम आएगा। समझ गए? नेगेटिव पार्ट कहाँ गया? कम हाइड्रोजन एटम वाले पे। अब इसका मैकेनिज्म क्या है देखो भैया, हुआ क्या हुआ? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सही है।
मान लीजिए इसमें हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, प्रोटॉन H+। देखिएगा, तो आप लोगों को पता है कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा, भैया इधर देखना, पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर भी टूट सकता है, इधर भी टूट सकता है, किधर टूटेगा वो इस CH3 पर, देखिएगा इस CH3 पर डिपेंड करता है। ये जो CH3 है आप लोगों को पता है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको देना चाहता है, C को। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है पानी की, इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन इसमें और हेंस ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, इधर से शुरू होते इधर बॉन्ड टूट जाएगा। नहीं समझ में आया भाई? अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इधर तो आएगा नहीं, उधर ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से। तो पाई बॉन्ड इधर की तरफ टूटा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, प्लस। अभी नहीं आएगा, पहले इसके बॉन्ड टूटने से इधर देखिए यहाँ माइनस आएगा और H यहाँ अटैक करेगा, जिसकी वजह से CH3 CH3 बनेगा और ये वाला प्लस किसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे। इसको नहीं समझ में आया, आगे समझ में? ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री 2 डिग्री किसी डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, जनरली स्टेबल रहता है। अब इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन पे ये Br- अटैक कर देगा, तो इस Br- ने जब इस पे अटैक किया तो बन गया CH3 CH Br और आगे क्या लग गया, 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। नहीं समझ पाए, 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया, ये बन गया। लेकिन सुनो सुनो सुनो, अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इधर टूटता तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड यहाँ क्या बचता, CH2, और ये प्लस इसके ऊपर रहता। ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन। अगर Br- यहाँ आएगा तो CH3 CH2 CH2 Br बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये कम स्टेबल कार्बोकैटायन है। और मैंने आपको कल ही बताया था, अभी थोड़ा बहुत ये बनता है, थोड़ा बहुत माइनर प्रोडक्ट ये भी बनता है, लेकिन मेजरली क्या प्रोडक्ट बनता है, 2 ब्रोमोप्रोपेन ही बनेगा। तो अगर मान लो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाए अमूल, तो यहाँ पे होगा हाइड्राइड शिफ्ट। मैंने कल आपको बताया होगा कि ये वाला H उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और ये पॉजिटिव उठ के यहाँ। इसे कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। फिर Br- यहाँ पे आके 2 ब्रोमोप्रोपेन बना देगा। नहीं समझ में आया? ये भी पॉसिबिलिटी, लेकिन ज्यादातर चांस किसके होते हैं, यही बनेगा। जैसे ये जो KOFF है, ये उसका इंग्लिश नाम है, असली नाम मार्कोवनिकोव हुआ करता था, रशियन नेम मार्कोवनिकोव, फिर वो इंग्लिश नेम उसका मार्कोवनिकोव है ना? जानते ना वो लोग वही ऐसे नाम लिखते हैं, मेट्रो, मार्कोवनिकोव। आ गया होगा समझ में? फिर देखो अगला, इसी का एक उल्टा वर्जन है, आपको आ गया ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, H+ की वजह से इलेक्ट्रोफाइल पहले आके ऐड हो रहा है। अच्छा ये स्लो स्टेप है, एक चीज तो बता नहीं रही है। हाँ देखो ना, ये वाला जो एडिशन ऑफ प्रोटॉन इसमें हो रहा है, यही वाला स्टेप कौन सा स्टेप है, मतलब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन स्लो स्टेप है। क्यों स्लो है, क्योंकि जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक आगे Br अटैक करेगा नहीं। आया कि नहीं आया समझ में? तो स्लो स्टेप कौन सा स्टेप होता है, हाँ, तो यही वाला स्टेप RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में H, बेटा देख लीजिएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या ऐड हो रहा है, H+ मतलब कौन, इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। क्योंकि अगले ही स्टेप में देखो अब भैया न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं कह रहे, क्या रहे हैं,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि पूरी रिएक्शन का रेट इलेक्ट्रोफाइल के ऐड होने पे डिपेंड करता है, हेंस इलेक्ट्रोफिल, वरना ऐड तो दोनों ही हो रहे हैं। आवाज समझ में? चलो, एक तो मार्कोवनी कोफ हम जान लिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। अगला लिखो सेकंड, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। नहीं, अब दूसरी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गई, अब फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन दूसरी, ठीक है। हाँ, HBr डाल दीजिए, है ना, लेकिन मोस्टली Br ही रहता है। HBr डालिए, HCl डालिए, मोस्टली क्या रहता है? Br। HBr सबके लिए काम। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है ना, इसमें लिखिए एंटी मार्कोवनी कोफ रूल, उल्टा एंटी मार्कोवनी कोफ बोलोगे तो क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। कोफ बोलोगे हो जाएगा रशियन। एंटी मार्कोवनी कोफ, ठीक है। इस रिएक्शन का दूसरा नाम है खराश पेरोक्साइड इफेक्ट। खराश पेरोक्साइड इफेक्ट या सिंपल पेरोक्साइड इफेक्ट। ये सिंपल पेरोक्साइड खराश। अच्छा, ये सब हाइड्रोकार्बन भी हुआ जा रहा है अपना। जब आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ना शुरू कर दिया तो हाइड्रोकार्बन वाला भी मामला चल रहा है, लगे रहा है। चलो देखो खराश, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोटीन, सही है, में HBr डाला गया और ये सिर्फ HBr के लिए काम करेगा, ये सिर्फ इसके लिए। तो बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, या सिर्फ पेरोक्साइड लिख देना, बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। देखिए बेटा, ये Br मार्कोवनी कोफ के हिसाब से यहाँ जाता था, इसके हिसाब से कहाँ जाएगा? यहाँ, और इसके हिसाब से यहाँ। तो CH3CH2 CH2 Br, है ना। ये मार्कोवनी कोफ का उल्टा है, इसलिए एंटी मार्कोवनी कोफ, वरना कहते तो इसको पेरोक्साइड इफेक्ट है। ये किसकी वजह से हो रहा है? इस पेरोक्साइड की वजह से। लिख लो तो मैकेनिज्म बता। सबसे पहले बेटा इसका मैकेनिज्म, अच्छा देखो सही से तमीज से समझिएगा मैकेनिज्म है। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल में 3 स्टेप्स होते हैं, चेन इनिशिएशन, सुनिएगा, चेन प्रोरोगेशन और चेन टर्मिनेशन। तो पहले हम चेन इनिशिएट करते हैं। पहला स्टेप चेन, केवल फ्री रेडिकल में ये नाटक होता है, बाकी सब में तो अलग अलग चीजें। चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएट करने के लिए अपना बेंजोइल पेरोक्साइड काफी है। देखो पहले बेंजोइल पेरोक्साइड है क्या? देखो बड़ा ये है, ये बेंजीन COOCO, ये है अपना बेंजोइल पेरोक्साइड। देखो बेंजीन के ऊपर CO, बेंजो, पेरोक्साइड, ये इसकी वजह से, ठीक है। नहीं समझ में आया? ये तो एनहाइड्राइड है, लेकिन एक और O लगा है, अब सही। बेंजोइल पेरोक्साइड, अगर एक O रहेगा तो फिर वो एनहाइड्राइड हो जाएगा, ये पेरोक्साइड, ठीक है। कुछ पूछना तो नहीं है? याद ही करना पड़ेगा उसमें। देखो बेटा, ये अपना हाँ C6H5CO
OOC C6H5CO, उसी को हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक है, ये ज्यादा सही है कि वो ज्यादा सही था? वो ज्यादा सही था क्योंकि वो समझ में आ रहा था। फिलहाल बेंजीन CO OO बेंजीन CO, ठीक है, इसका कराया जाएगा होमोलिसिस। होमोलिसिस का क्या मतलब होता है? बॉन्ड जो है वो बीच से इक्वली टूटेंगे और देखो बेटा क्या बनेगा, CO2 CO2, कितने CO2? 2 CO2 और एक C6H5 ये, एक C6H5 ये, 2 C6H5 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? डॉट। ये हो गया फिनाइल फ्री रेडिकल या फ्री रेडिकल। सही। अब ये फ्री रेडिकल जो है HBr में ऐड करेंगे, मतलब चेन का प्रोलोगेशन होगा। दूसरा स्टेप क्या कहलाता है? नहीं अभी नहीं, पहले इसी में करते हैं। Br का फ्री रेडिकल तो बनाए, C6H5 के ऊपर जो डॉट है उसमें HBr ऐड किया गया है। ध्यान देना भैया सही से, C6H5 का जो डॉट है उसमें क्या ऐड हुआ? C6H5 और ये H मिलके C6H6 और Br के ऊपर क्या आ जाएगा? डॉट। ये चेन इनिशिएट हो गई, ये भाई साहब एक्टिवेट हो गए। हमें इसको एक्टिवेट कराना था, हमने करा लिया। अब दूसरा स्टेप है चेन प्रोरोगेशन। चेन प्रोरोगेशन, इसमें Br जो डॉट बन गया चटा, इस पे अब ये अटैक करा तो चेन प्रोरोगेट हो गई। बात समझ में आ रही है? अब देखो इधर, यहां से जब Br ने इस पे अटैक किया तो Br फ्री रेडिकल है, और जब फ्री रेडिकल किसी पे अटैक करता है तो फ्री रेडिकल ही बनाता है। नहीं समझे? जैसे इसके ऊपर प्लस था, अगर मान लो बेटा समझ लो, प्लस था तो इनमें से किसी पे प्लस आ रहा था, प्लस था तो कार्बोकेटाइन बना रहा था, फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल ही बनाएगा। अब फ्री बेटा बोल सुन रहे हो ना, फ्री रेडिकल कहां कहां बनाएगा? इधर ध्यान दो, यहां पे भी बना सकता है, यहां पे भी बना सकता है, मतलब दो केस हैं यहां पे। मतलब CH3CH2Br, मतलब ये Br इस पे आके जुड़ेगा तो यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा। सही है। और अगर CH3CHBr CH2 यहां फ्री रेडिकल बनेगा। कहां कहां फ्री रेडिकल बनेगा? यहां पे बनेगा अगर फ्री रेडिकल तो Br यहां जाके जुड़ा होगा, और यहां बनेगा फ्री रेडिकल तो Br यहां जाके जुड़ा होगा। अब बताओ, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये ऊपर वाला कौन सा है? कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल, इसीलिए अब आप समझ गए होंगे आगे कि भैया CH3CH2Br है तो Br अपना यहाँ पे आ गया है। अब इस CH2 के साथ जो डॉट है बस इसको रौनक भैया भरना है, और यहाँ पे अभी कुछ घूम रहा है अकेला। यहाँ 2 C6H5 थे ना, एक ही तो इस्तेमाल किया हमने, अभी एक C6H5 घूम रहा है टर्मिनेट होने के लिए, तो वो यहाँ पे जाके अभी टर्मिनेट कराएंगे इसको। ओवरऑल मोटा माटी हो गया है। लास्ट स्टेप कौन सा होगा? टर्मिनेशन कराने का मतलब है फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, बस यहाँ पे आके एक एच जुड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, देखो बेटा, अब ये चेन प्रोरोगेट हो गई और हम टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ ऊपर टर्मिनेट कर रहे हैं, देखो भैया इधर इधर कितने प्रोडक्ट बने हैं? ये और ये, तो चेन टर्मिनेशन बना भैया CH3 CH2 डॉट CH2Br। सही है, इसको टर्मिनेट करना है, इसमें फिर HBr डालना। देखो HBr, तो H जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, H जाके यहां पे जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br, और ये वाला Br डॉट अलग हो गया। सही है,
उससे देखा जाएगा क्या करना है। ये बी आर यहाँ पे क्या घूम रहा था ना, बेर यहाँ पे जुड़ गया तो फिलहाल अपना ये काम हो गया, बन गया। एक और प्रोडक्ट भी तो है भी अपने पास, ये माइनर वाला, ये तो मेजर प्रोडक्ट बना है, अभी एक माइनर वाला ही बनाना है। CH3 CHBr CH2 पे डॉट, उसमें HBr डालू, तो ये CH3 CHBr और ये H और ये CH2 क्या बना देगा, CH3, और इस Br पे डॉट आ जाएगा, बन गया, अपना काम खत्म हो गया। नहीं समझ में आया? हाँ बेटा, कहाँ पे? हाँ एक